चलिए, फर्स्ट वाला वो इंस्ट्रूमेंट्स और टारगेट्स तो सुन लिया था ना आपने? यस मैम। है ना? यस मैम। चलो ठीक है। मुंडेल एंड फ्लेमिंग ने टू यहाँ पे रिलेशनशिप बताया टू इंस्ट्रूमेंट्स और टू टारगेट्स के बीच में। टू इंस्ट्रूमेंट्स थे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरेस्ट रेट को एंड फिस्कल पॉलिसी रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। टू ऑब्जेक्टिव्स हमने लिए थे। फर्स्ट था हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। अब एजम्पशंस पे आते हैं हम लोग। टोटल 5 एजम्पशंस है। फर्स्ट एजम्पशन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। जैसे ही इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो भी चेंज होगा कि कब रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है, उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है। फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू डिफिट और सरप्लस बजट। अब जिस तरीके से बैलेंस शीट के अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, फिस्कल पॉलिसी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर पार्ट कम होता है तो हम ये बोलेंगे कि अभी सरप्लस की सिचुएशन है, बजट सरप्लस में है। और अगर रेवेन्यू हमारे पास में कम है और एक्सपेंडिचर का पार्ट ज्यादा है तो क्या कहा जाएगा कि बजट अभी डिफिकल्ट की सिचुएशन में है। तो जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हमने लिए थे वही दो एजम्पशंस बन गए हमारे, मॉनेटरी पॉलिसी भी और फिस्कल पॉलिसी। थर्ड है हमारा एक्सपोर्ट्स आर एक्सोजीनियसली गिवन। एक्सोजीनियसली का मतलब क्या हो गया कि पहले से गिवन है कि एक्सपोर्ट हम कितना करेंगे, कितनी कमोडिटी हम बाहर ट्रांसफर करने वाले हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं। बीच में जब ये मॉडल वर्क कर रहा होगा उस वक्त हम इसे चेंज नहीं करेंगे। पहले से फिक्स है कि कौन कौन से कंट्रीज के साथ में ट्रेड बिहेवियर करना है और कितनी यूनिट्स हमको देनी है, कौन सी कमोडिटी और कितनी क्वांटिटी के अंदर हम एक्सपोर्ट्स करने वाले हैं। आप अपना माइक बंद कर दो, जब मैं है ना पूछूं आपसे तब आप माइक ऑन करके और फिर अपना आंसर दे देना, ठीक है? फोर्थ पॉइंट है इंपोर्ट्स आर अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। इंपोर्ट क्या हो गया? किसी दूसरे नेशन से हमने कोई कमोडिटी मंगवाई है तो जो बाहर के नेशन से हमारे देश के अंदर कमोडिटी आ रही है उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट्स। और इंपोर्ट क्या है? पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम किसकी होगी? अब ये फॉरेन कंट्रीज की इनकम हो रही है। हमारे यहाँ से तो एक्सपेंडिचर होगा, कोई कमोडिटी कोई गुड्स हमने मंगवाए हैं तो यहाँ से हम पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है? तो इम्पोर्ट जो है वो क्या होते हैं? पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम है। इसका मतलब हम दूसरे नेशन के साथ में ट्रेड बिहेवियर शो कर रहे हैं, ओपन इकोनॉमी हमारी काम कर रही है। फिफ्थ है हमारा इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स रेस्पॉन्ड टू डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट चेंज। डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट चेंज मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो आगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कैपिटल मूवमेंट्स में भी हेल्पफुल है ना? वो उसके अंदर भी इंटरेक्ट कर रहा है, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो जैसे ही डोमेस्टिक के अंदर मनी जो मार्केट के अंदर सप्लाई होती है उसकी इंटरेस्ट रेट में अगर कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है तो जितना कैपिटल का मूवमेंट होता है, अब वो कैपिटल इनफ्लो भी होता है, कैपिटल आउटफ्लो भी होता है। इनफ्लो का मतलब क्या हुआ? हमारी नेशन के अंदर कैपिटल आ रहा है। आउटफ्लो मीन्स इंडिया से, नेशन से बाहर पैसा जा रहा है। तो कैपिटल का मूवमेंट मीन्स कैपिटल इनफ्लो हो रहा है या कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। तो इंटरनेशनली बात करें, क्योंकि यहाँ जो भी हम ट्रेड बिहेवियर की बात करेंगे या फिर बिजनेस की बात करेंगे वो अपनी कंट्री और दूसरी फॉरेन कंट्रीज के साथ में हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट के अंदर अगर कोई चेंजेस देखने को मिलता है तो कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेगा। टोटल ये 5 एजम्पशंस अगर हैं तो ही मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल काम करता है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई। अब मॉडल क्या कहता है हमें? एजम्पशंस तो हमने देख लिए। Given these assumptions, Mundell states that in countries where employment and balance of payment policies are restricted to monetary and fiscal instruments, जितनी भी हमारी कंट्रीज है जिनके साथ में हम ट्रेड बिहेवियर कर रहे हैं वहां पे दो चीज देखनी है हमको, एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है और बैलेंस ऑफ पेमेंट की पॉलिसीज क्या है। आर रेस्ट्रिक्टेड टू मॉनेटरी एंड फिस्कल इंस्ट्रूमेंट। अब इसके अंदर कितना हम बिहेवियर कर सकते हैं, कितना ट्रेड बिहेवियर कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी के अंदर करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमको कैसे मेंटेन करके चलना है, टोटल एक्सपोर्ट कितना होना चाहिए, टोटल इम्पोर्ट्स कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट वर्क करती है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना मुझे एक्सपेंडिचर करना है और मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है कि कितना मुझे यहाँ पे मनी की सप्लाई करनी है। तो मनी की सप्लाई इट मीन्स कैपिटल कितना मूव करेगा, कैपिटल इनफ्लो और कैपिटल आउटफ्लो कितना होगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कर रही है। इसलिए हमने बोला है कि यहाँ पे जो दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स है ये वर्क करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी रिजर्व फॉर अटेनिंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट
and fiscal policy for preserving internal stability under the conditions assumed here. मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगी कि कितना रिजर्व में पैसा रहना चाहिए, कितने से हम बिजनेस कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, करंट एसेट्स माइनस करंट लिक्विडिटी, है ना। तो वर्किंग कैपिटल मेरी कितनी होनी चाहिए, कितने मेरे एसेट्स रहने चाहिए और कितने से हम बिजनेस करने वाले हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का रेशियो कितना रहेगा, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो ये चारों ही चीजें, दो ऑब्जेक्टिव्स और दो इंस्ट्रूमेंट्स, ये दोनों ही मिलकर के बैलेंस बनाती है। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स और दोनों ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स कह दूं या टारगेट्स कह दूं, ये आपस में मिलकर के एक बैलेंस बना करके रखते हैं कि किस तरीके से ये मॉडल वर्कआउट होगा। यही बात इन्होंने मुंडल फ्लेमिंग में बोली है। If monetary and fiscal policies are adjusted smoothly and continuously without long time lags, the assignment rule can work very well. अब अगर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों ही बहुत अच्छे से स्मूथली वर्क करती है और टाइम लैग मीन्स टाइम का कोई गैप नहीं आ रहा, कोई लंबा गैप नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। इन सम केसेस कभी कभी क्या होता है, इट लीड्स स्ट्रेट टू द टारगेट while in others it may worsen the other problems temporary. अगर यहाँ पे दोनों जो टारगेट्स अचीव करने थे हमको, उन टारगेट्स को अचीव करने में कई प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स ये पॉलिसीज अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, ना तो मॉनेटरी पॉलिसी और ना ही फिस्कल पॉलिसी। या हो सकता है कि दोनों में से कोई एक पॉलिसी अच्छे से वर्क नहीं कर रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हुए होंगे, कोई अप एंड डाउन हुए होंगे, मार्केट इनस्टेबल हुआ होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो चेंज हुआ होगा, वहां पे कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो अगर ऐसे कोई भी हर्डल्स होते हैं इंटरनली, तो उसका इम्पैक्ट बाहर देखने को भी मिलता है, बट अल्टीमेटली इट विल अचीव द टारगेट। अप एंड डाउन तो होते हैं, जैसे अभी आपके एग्जाम के बीच में, जो क्लासेस के बीच में लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई, ठीक है, तो अप एंड डाउन तो हुए, क्लास डिसमिस भी हुई, कभी क्लास हो रही है, कभी क्लास नहीं हो रही है ना। कुछ फैकल्टी क्लासेस ले रही है, कुछ नहीं ले रही है, कुछ कभी कभी ले रही है। तो ये अप एंड डाउन तो हो रहा है, लेकिन ये है कि फाइनल जो आपकी डेट है, जो टारगेट है, वहां तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, है ना। किसी भी तरीके से, चाहे आपने जूम पे ऑनलाइन क्लासेस ली है, चाहे गूगल क्लासरूम पे ली है, चाहे आप यूट्यूब पे देख करके कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हम अपने एग्जाम आने तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी जिस तरीके से वर्क करती है और मार्केट का जो सिनेरियो होता है उस पर वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है, तो अप एंड डाउन तो आएंगे, मार्केट सिनेरियो भी चेंज होगा, तो टेम्परेरी वो डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। This is the Mundell-Fleming principle of effective use of monetary and fiscal policy for internal and external stability. जिस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर अनस्टेबल सिचुएशन होती है, वैसे ही दूसरी फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी होगी, फिर वहाँ भी कोई मॉडल होगा वो काम करता होगा, वहाँ की पॉलिसीज वर्कआउट करती होगी। तो अपनी कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री और इंटरनेशनल मार्केट दोनों के ही अंदर अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन फ्लेमिंग मुंडेल मॉडल ये कहता है कि बाद में ये टेम्परेरी रहते हैं, लेकिन बाद में आने वाले टाइम में ये क्या करते हैं, स्टेबल कर लेते हैं, और इसी को स्टेबिलिटी लेने के लिए ये पॉलिसीज काम करती है। क्लियर? तो ये तो सिंपल उनका कहना हो गया। अब इन्होंने टोटल 4 पैरामीटर्स लिए हैं, और उन 4 पैरामीटर्स कह दो, 4 बेसिस, 4 फंडामेंटल रूल्स कह दो, इसके ऊपर इन्होंने अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया है। तो आज हम 2 पढ़ेंगे, कल हम 2 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ये क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स है ना। एक्सचेंज रेट क्या होती है, अब कोई बताएगा आप में से एक्सचेंज रेट क्या है? साहिल, सेजल, बोलिए बेटा, अपना माइक ऑन करो, बताओ एक्सचेंज रेट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट होगी शायद। मैम जिससे करेंसी एक्सचेंज होती है। हाँ, एग्जांपल देके बताओ मुझे। जैसे इंडियन करेंसी हम डॉलर्स में अगर चेंज कर रहे हैं तो डॉलर मैं बताऊं? हाँ बताओ, कौन है? ये रवि शर्मा। हाँ बोलो बेटा। मैम, exchange rate is the rate at which domestic currency is exchanged with foreign currency. वेरी गुड। एग्जांपल ले सकते हैं डॉलर का। $1 इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज, है ना। ये चेंज होती रहती है। 76 अभी 76 है ना, 78 पे भी आई थी बीच में, फिर तो ये अप एंड अभी डाउन। 76 हाँ, अभी करंट में 76 रुपीज है।
तो ये जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है ना, तो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। तो ये जो चेंजेस हो रही है तो इसको हमने बोल दिया कि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। हमने फिक्स कर दिया कि $1 इक्वल्स टू 76 रुपीज। अब वो जो 76 हमने बोला है वो अप एंड डाउन नहीं आएगा, वो 74, 78, 80 कुछ भी नहीं होगा। एक्सचेंज रेट को आपने फिक्स कर दिया है विथ परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। अगर ऐसा है तो ऐसी सिचुएशन में ये मॉडल किस तरीके से वर्क करता है ये देखेंगे हम। इसमें बोला इन्होंने when capital is perfectly mobile, a small change in the domestic interest rate brings large flow of capital। जब यहाँ पे कैपिटल इज परफेक्टली मोबाइल है, मतलब कैपिटल इनफ्लो और कैपिटल आउटफ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है, और स्मॉल चेंज क्या है हमें डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है हमें फ्लो ऑफ कैपिटल में। अब आप सोचिए मॉनेटरी पॉलिसी अगर इंटरेस्ट रेट 6% से 4% कर दे, 2% चेंज देखने को मिल रहा है, तो उससे कैपिटल इनफ्लो या कैपिटल आउटफ्लो में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को आएगा। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कंजप्शन कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर पार्ट कितना हो रहा है, ये बहुत बड़ा चेंज बिजनेस में देखने को मिलता है। The balance of payment is said to be in equilibrium when the domestic interest rate equals to the world rate। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि दोनों ही रेट क्या हो, इक्वल हो। जैसे जो हमारा वर्ल्ड बैंक है और जो हमारी यहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी वर्क कर रही है, और उनकी जो इंटरेस्ट रेट है ये इक्वल बहुत कम रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मेरा वीडियो देखा होगा, यूट्यूब चैनल पे मैंने डाला है, उसके अंदर हमने जीडीपी ग्रोथ रेट बताई है, टॉप 15 एशियन कंट्रीज की मैंने बताई है, 1970 से लेकर 2017 तक का डेटा मैंने लिया, और उसके अंदर जीडीपी किस तरीके से इंक्रीज हुई, कैसे वो डिक्रीज हुई, कैसे वो नेगेटिव में गई है, उसको बहुत अच्छे से है ना वहाँ पे दिखाया गया है। 5 मिनट का वीडियो है, आप लोग देखना उसको। तो एक्सचेंज रेट वहां पे भी चेंज हुई होगी, उस वक्त मार्केट के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले होंगे, तभी तो जो वहाँ का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अंदर चेंजेस आया होगा, बैलेंस नहीं रहा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में नहीं होगा, तभी हमारी जीडीपी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, या फिर वो नेगेटिव के अंदर भी जा रही है। तो इन्होंने फ्लेमिंग मुंडेल मॉडल ने यही बोला है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो वर्ल्ड बैंक की रेट के इक्वल होना चाहिए। तो अगर इक्वल नहीं है तो या तो लोअर होगी या हायर होगी, तब क्या होता है, if domestic interest rate is lower than the world rate, there will be large capital outflow। देखिए डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है वर्ल्ड रेट से, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, मतलब कैपिटल बाहर जा रहा है, हम दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और if the domestic interest rate is higher than the world rate, large capital inflow would bring the domestic interest rate down to its initial level। अब हमारे यहाँ की जो रेट है वो क्या हो गई, हायर हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होंगे, दूसरे जो बिजनेसमैन होंगे, दूसरी जो फॉरेन कंट्रीज होगी, वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी। देखिए दो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाए हैं, फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड। देखिए आप यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमने क्या लिया है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको OX एक्सिस के हॉरिजॉन्टल हमने बनाया है। दोनों ही डायग्राम के अंदर ऐसे ही सेम, इधर Y एक्सिस पे हमने इंटरेस्ट रेट लिया है और X एक्सिस पे नेशनल इनकम लिया है, ठीक है। अब जब इक्विलिब्रियम पॉइंट E इस्टेब्लिश हुआ है, देखिए E पॉइंट फर्स्ट के अंदर देखना, डायग्राम फर्स्ट जो है यहाँ पे ई इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टेब्लिश हुआ है, और ई इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ से एस्टेब्लिश हुआ है, ISLM कर्व, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई है वहां पे। तो इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट एस्टेब्लिश होता है जब IS कर्व, LM कर्व और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये तीनों ही एक ही पॉइंट पे होते हैं, तब हम बोलते हैं कि अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहता, इक्विलिब्रियम पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा। अब देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाती है OR से OR1, हम नीचे की तरफ आ गए, तो अब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसका मतलब नेशनल इनकम यहाँ पे मेरी इंक्रीज हो गई। इनकम जैसे ही इंक्रीज होती है, या मैं यूं कह दूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही डिक्रीज हुई, तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ वैसे ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया बिजनेस के अंदर, चाहे वो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर हुआ, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हुआ। अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हो रहा है तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है। तो पहले इनकम कितनी थी, OY थी, लेकिन अब इंक्रीज होकर के इनकम OY1 हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, YF। F क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो हम ये बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 इस्टेब्लिश होता है।
लेकिन ये हमेशा बहुत देर तक नहीं रहता है। ये फिर से ई टू इक्विलिब्रियम इसको कहाँ ले आता है, इक्विलिब्रियम फर्स्ट पे ले आता है, ठीक है। फिर अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होती है तो फिर से ये पहले वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पे स्टेब्लिश हो जाएगा। तो मार्केट सिनेरियो जैसे जैसे चेंज होता रहता है वैसे वैसे मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है कि कौन सी सिचुएशन के अंदर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना है या कब उसको डिक्रीज करना है। तो हम फ्लेमिंग मुंडेल मॉडल के लिए ये भी कहते हैं कि आईएस एलन कर्व पे ये बेस्ड है, क्योंकि जब भी आप इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आईएस एलन कर्व की रिक्वायरमेंट आपको हमेशा रहेगी। अब नेक्स्ट सेकंड डायग्राम देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देते हैं हम, यहाँ पे डिक्रीज हुई थी, पहले OR थी, OR से OR1 हो गई। अब यहाँ पे हम इंक्रीज करके क्या कर रहे हैं, OR से आप OR1 देखिए ऊपर की तरफ आया है सेकंड डायग्राम के अंदर। तो अब ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये ऊपर इस्टेब्लिश हो गया है ना। यहाँ पे आईएस कर्व दो आए हैं, फर्स्ट वाले डायग्राम में देखिए आईएस कर्व सिर्फ एक ही था, एलएम कर्व हमारे पास में दो थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, आईएस पता है ना, ये फिर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि आईएस कर्व क्या है और एलएम कर्व क्या है, मैंने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाया है इसको। तो आईएस कर्व यहाँ पे क्या हो गए, दो आ गए और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, अपर आ गया। अब ये शिफ्ट हो गया है, आईएस से आईएस1 पे शिफ्ट हो जाता है और अब न्यू आईएस1 कर्व के ऊपर इक्विलिब्रियम फर्स्ट पॉइंट स्टैब्लिश होता है, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, मार्केट के अंदर जो प्रेशर है ना, जो दूसरे फैक्टर्स है वो वर्क करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट फर्स्ट से इक्विलिब्रियम पॉइंट सेकंड पे होगा। लेकिन ये कब होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट सेकंड, जब मार्केट के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट बहुत कम कंडीशन के अंदर होता है, कभी कभी ही ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन फिर से मार्केट के फोर्स लगते हैं और फिर से उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट फर्स्ट पे ले आता है। और अगर इंटरेस्ट रेट को फिर से डाउन कर दिया जाए तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट EIS कर्व पे शिफ्ट हो जाता है। तो मार्केट के अंदर ये चेंजेस देखने को मिलते हैं और कब कैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी वर्क करती है। इसके एक्सप्लेनेशन में हमने यही लिखा है, देखिए in the figure first and second, E is the initial equilibrium point through which IS, LM, BP curve pass. This is the point where balance of payment is zero, but the economy is not in full employment equilibrium. This point determines the national income level OY and the interest rate OR. The balance of payment curve is drawn horizontally because the small changes in the interest rate will lead to an infinitely large capital flow. ये मेन मैंने ब्रैकेट में डाला है, ये आपको जरूर लिखना है। इफ द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इज अबव OR तो कैपिटल फ्लो इनटू द कंट्री मतलब कंट्री के अंदर आ रहा है ना, इन हो रहा है कैपिटल। और अगर इफ इट इज बिलो OR तो कैपिटल फ्लो क्या होगा, आउट ऑफ द कंट्री होगा, ठीक है। बाकी नीचे यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया डायग्राम को, जो मैंने अभी आपको बताया, इसको आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट सिचुएशन के अंदर क्या है, अंडर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फिस्कल पॉलिसी इज इफेक्टिव इन मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज वीक। यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छी, फिस्कल पॉलिसी अच्छे से वर्क करती है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे वीक हो जाती है, वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है। नेक्स्ट सेकंड हमने लिया है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। फर्स्ट और सेकंड के अंदर देखिए क्या है, पीछे तो सेम वही आ रहा है विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाले में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थी और यहाँ पे क्या हो रही है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। मतलब जो एक्सचेंज रेट है वो अप एंड डाउन हो रही है, वो फ्लोट कर रही है, स्टेबल नहीं है वो। अब यहाँ पे भी दो डायग्राम है इसके अंदर, देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है मुझे, अगेन वही चीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट OX एक्सिस के हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, उसके पैरेलल बनाया है। OY एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट लिया है, OX एक्सिस पे क्या है, नेशनल इनकम लिया है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम पॉइंट E स्टैब्लिश हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, OR है, और यहाँ पे क्या है, OY नेशनल इनकम है। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिक्रीज करते हैं तो अब OR से ही क्या हो गई, डिक्रीज होकर के OR1 पे आ गए और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 एस्टेब्लिश हो रहा है, क्लियर। जब सेकंड के यहाँ पे हम जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वही सिचुएशन है, अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गई है, तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। और कहाँ एस्टेब्लिश होगा, IS फर्स्ट कर्व पे एस्टेब्लिश होगा।
अब आप दोनों में कंपैरिजन करके ये देख सकते हो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये अपर है, देखिए ये लाइन है ना, जबकि दोनों के मैंने बराबर बराबर सेम पॉइंट पे लिए हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे ऊपर की तरफ है और यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। जबकि फर्स्ट वाले डायग्राम के अंदर देखिए यहाँ पे क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट की लाइन सेम पॉइंट पे थी, ये देखिए ओ आर बैलेंस ऑफ पेमेंट, और सेकंड डायग्राम के अंदर भी ये आ रहा है। तो जब यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो ये सेम रह रहा है, ठीक है, लेवल। लेकिन जैसे ही हमने बोला यहाँ पे कि फ्लेक्सिबल है, फ्लोट कर रहा है एक्सचेंज रेट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया है। क्लियर? Taken an exponentially monetary policy which has the effect of lowering the interest rate, increasing capital outflow and thereby bringing defect in the balance of payment. अब इस डिफेक्ट को हमें कैसे रिमूव करना है, तो डिफेक्ट को आप कैसे रिमूव करोगे, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप इंक्रीज कर दोगे। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डिफेक्ट की सिचुएशन थी, एक्सपेंडिचर का पार्ट ज्यादा था, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट कम होगा, कैपिटल हम कम लगाएंगे, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, नीचे डिक्रीज हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है। In figure third, ease and expansionary monetary policy shift the LM curve of the right to LM first curve. Given the IS curve, the LM1 curve intersect the IS curve at equilibrium point first, which lower the interest rate to OR1 and rises income to OY1. इनकम देखिए यहाँ पे राइज हो गई OY1, और जब हम Y2 की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी यहाँ पे। लेकिन जब डिफेक्ट की सिचुएशन थी और डिफेक्ट को हम रिमूव कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए Y2 का कहीं कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टेब्लिश नहीं होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफेक्ट की सिचुएशन में है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी पॉलिसी काम करेगी, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, देयर इज ट्रेड डिफेक्ट due to change appreciation which increase the price of domestic goods for foreigners and reduce the price of imports. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, एक्सपोर्ट्स विल डिक्लाइन, एक्सपोर्ट्स बहुत ही कम हो जाते हैं क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुई तो इन्वेस्टमेंट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा, और जैसे ही प्रोडक्शन कम हुआ है तो एक्सपोर्ट भी क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, एक्सपोर्ट का रेशियो कम हो गया। अब जब यहाँ पे नेशन में डोमेस्टिक कंट्री के अंदर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था लेकिन डिमांड तो है मार्केट के अंदर, तो अब क्या होगा, वो जो डिमांड है वो फुलफिल की जाएगी इम्पोर्ट से, तो इम्पोर्ट विल इंक्रीज, इम्पोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं, thereby creating a trade defect. Thus, under floating exchange rate with perfect capital mobility, monetary policy is effective in maintaining internal and external balance, and fiscal policy is ineffective. ठीक है। तो ऊपर वाले केस के अंदर क्या था, जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती है तो फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव थी और मॉनेटरी पॉलिसी लो थी, वीक थी वहां पे। लेकिन जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या हुआ, जो मॉनेटरी पॉलिसी वो तो हो गई इफेक्टिव और फिस्कल पॉलिसी हो जाएगी इनइफेक्टिव। तो हमें ये बताना है कि कब कौन सी एक्सचेंज रेट होती है और उस टाइम मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है या फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है। इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कोई डाउट है तो बोलो इन दोनों चीजों के अंदर। हेलो, नहीं है मैम। ये सब की आवाज कहाँ से आ रही है? डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो कैपिटल आउटफ्लो बढ़ता है। देखो एक्सचेंज रेट क्या है, जब भी हम अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ में लेते हैं तो कितना एक्सचेंज, हम अपना अगर 74-76 रुपीज पेमेंट करेंगे तो वो $1 के इक्वल होगा, है ना। अब ये बोला है कि एक्सचेंज रेट को एक बार तो फिक्स रखा है और एक बार इसको एक्सचेंज रेट को चेंज किया है, तो दोनों ही सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से वर्क करती है ये बता रहे हैं। मेन चीज ये यहाँ पे समझने की, तो यहाँ पे बोला है कि जब एक्सचेंज रेट फ्लोट करती है, चेंज होती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफेक्टिव होती है। मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव कैसे हुई, जैसे उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गए, कैपिटल कम हो गए, तो प्रोडक्शन कम हो गया, और प्रोडक्शन कम होते ही यहाँ पे क्या होगा, अब
जो डोमेस्टिक रेट थी, है ना, वो क्या हो गया, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो डोमेस्टिक रेट डिक्रीज होने के साथ में क्या हो गया, अब एक्सपोर्ट्स भी डिक्लाइन हो गए, लेकिन डिमांड तो उतनी थी, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंपोर्ट्स ज्यादा करते हैं, तो इंपोर्ट का रेशियो इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। तो मॉनेटरी पॉलिसी ने मार्केट के अंदर, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जितना भी इनबैलेंस हो रहा था उसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव है, क्यों? क्योंकि खर्चा तो उतना है, डिमांड तो उतनी है, यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम फॉरेन कंट्री से मंगवा रहे हैं, वहां से डिमांड को फुलफिल किया जा रहा है। इसलिए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर हमने बोला फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इनइफेक्टिव होती है और मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है। और जस्ट इसकी अपोजिट सिचुएशन होती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर। यहाँ पे क्या हो जाती है, फिस्कल पॉलिसी वर्क करती है और मॉनेटरी पॉलिसी वीक हो जाती है। क्लियर? एक बार इसको एक्सप्लेनेशन को आप Yes, वापस से पढ़ना, इसका डायग्राम कॉपी में बनाना, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसका मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल का। तो ये 2 पार्ट मैंने आज बताए हैं, 2 पार्ट अपन कल डिस्कस करेंगे सेम टाइम पे, ठीक है? और अगर आज का पढ़ने से एक्सप्लेनेशन में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कल मुझे वापस क्लास में पूछ लेना, यस मैम। ठीक है? थैंक यू।